नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य युग ईसा पूर्व 323-184 में सुसंगठित क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं। मौर्य युग के पूर्व कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी की ईंटों तथा घास फूस आदि का प्रयोग होता था। इसी कारण वे वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती। मौर्य युग में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप कलाकृतियां चिरस्थायी हो गई। मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, दरबारी अथवा राजकीय कला, जिसमें राजत्व शव द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं, जैसे राजप्रासाद, स्तंभ, गुहा, विहार, स्तूप आदि। इनका निर्माण सम्राट की आज्ञा से किया जाता है। बच्चों, इसमें डिफरेंस आप ध्यान रखना, दो है। एक है दरबारी अथवा राजकीय कला, यानी नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें राजाओं के द्वारा जो आदेशित कला जो बनती है उसको कहा गया है दरबारी अथवा राजकीय कला। दूसरा है लोक कला, जिसमें स्वतंत्र कलाकारों की मूर्तियां आदि। इसमें मूर्तियां सम्मिलित है जिनकी रचना सम्राट के आदर्शों आदेश से नहीं की गई है। यानी लोक कला यानी जनता की कला, जिसमें वह स्वतंत्र रूप से कला की रचना कर सके। अब पहला हम लेते हैं राजकीय कला यानी राजप्रासाद। मौर्य काल के अधिकांश अवशिष्ट स्मारक अशोक के समय के हैं। अशोक के पूर्व मौर्यकालीन वास्तुकला का ज्ञान हमें मुख्यतः यूनानी लेखकों के विवरण से ज्ञात होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निकटस सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के राजप्रासाद के बारे में उल्लेख किया। इसी प्रकार स्ट्रैबो एरियन ने भी राजप्रासाद के बारे में जानकारी दी। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दुर्ग विधान के अंतर्गत वास्तुकला के जिन लक्षणों की चर्चा करता है, उसके अनुसार नगर के चतुर्दिक गहरी परिखा, खाई, उच्च वर्प, चबूतरे पर बना हुआ प्रकार में यथास्थान द्वारा कोष्ठ तथा अटालक बुर्ज बने होने चाहिए। कौटिल्य के इस विवरण की पुष्टि यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से भी हो जाती है। इन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र तथा वहां स्थित इसके भव्य राजप्रासाद का वर्णन किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजधानी थी पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज ने लिखा है, पाटलिपुत्र का जो वर्णन किया है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मेगास्थनीज ने लिखा है कि पाटलिपुत्र 8 मील लंबा व 1.5 मील चौड़ा था, जो 60 फीट गहरी और 600 फीट चौड़ी खाई से घिरा हुआ था। और 64 द्वार थे। ये नगर गंगा एवं सोम नदी के संगम पर निर्मित था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद को इसलिए सुगंगा कहा गया है। राजप्रासाद बड़े उद्यान में मध्य स्थित है। मेगास्थनीज ने इस राजप्रासाद की ये प्रशंसा की है कि ये भव्यता एवं प्रभाव में ईरान के सूसा एवं इकबत्ता के महलों में कहीं अधिक भव्य एवं प्रभावशाली था। चीनी यात्री फाहियान ने इसको देखा और इसकी निर्मिति को देखकर उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये मानवीय श्रम से बने हैं। वह उन्हें मानवोत्तर प्रयासों से निर्मित कहता है। विदेशी लेखक एरियन लिखता है कि इसमें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा रहता था। मेगास्थनीज द्वारा जिस मौर्य प्रासाद की प्रशंसा की गई और फाहियान ने जिसे अलौकिक कहा, वह संभवतः किसी अग्निकांड में स्वाह हो गया। कुम्हारपट्टना से उत्तरेर में प्राप्त इस महल के अवशेषों का उल्लेख उस चंद्रसभा के रूप में किया जा सकता है, जिसका वर्णन पतंजलि ने महाभाष्य में किया। विशाल मंडल के रूप में ये 80 स्तंभों पर आधारित था, जो 10-10 की 8 पंक्तियों में निर्मित था।
12 और 14 ईस्वी में डी.बी. स्यूर्न ने इसे उत्कीर्णित करवाया। अशोक के समय तक आते आते मौर्य काल के बहुसंख्यक स्मारक हम स्तूप, दूसरा स्तंभ, तीसरा वेदिका और चौथा गुहा विहार। इसका मैंने थोड़ा सा जो परिचय आपको जब मौर्य काल के इतिहास के जानने के स्रोतों में थोड़ा बताया था, और अभी हम थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपने पढ़ा राजप्रासाद, यानी राजा का जो महल, राजा जहाँ निवास स्थान करता था, उस महल में यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसका वर्णन मेगास्थनीज ने करा है, एरियन ने करा है, और कई विदेशी लेखकों ने और ने भी करा है, फाहियान ने भी करा है, यूनानी चीनी यात्री। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो है पाटलिपुत्र की जो व्यू रचना है, पाटलिपुत्र का जो महल जिसने बनाया है वो मनुष्य की कृति ना होकर देवताओं से निर्मित भी इसको बताया है। मतलब इतनी सुंदर उस समय की कला है। अब यहाँ पर हमने कला को 4 भागों में बांटा है, जैसा कि पहला स्तूप। स्तूप किसे कहते हैं, इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रारंभिक रूप में स्तूप केवल मृतक की समाधि से संबंध रखता था, परंतु बाद में यह असित संचयन से निर्वाण या अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के प्रतीक भी बन गया। स्तूप का शाब्दिक अर्थ ढेर या टीला है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है, ढेर या टीला। क्योंकि ये चिता के स्थान पर बनाया जाता है, इसलिए इसे चैत्य भी कहा गया है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अपनी संघ अवस्था में शामिल कर लिया, क्योंकि इनमें बुद्ध या उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां थी, अतः वे बुद्ध श्रद्धा के स्थल बन गए। बौद्ध साहित्य में 4 प्रकार की स्तूपों का उल्लेख मिलता है। पहला शारीरिक, इनमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विभिन्न अंग जैसे दांत, नख, केश आदि रखे जाते हैं। पारिभोगिक, इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आशव आदि रखे जाते हैं। उद्देशिक, इनमें वे स्तूप आते थे जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता है। ऐसे स्थान बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर आदि। चौथा है संकल्पित, ये छोटे आकार के होते थे। इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य भी का काम बताया है। अतः स्तूप का प्रारंभिक रूप अर्धगोलाकार मिलता है। इसमें एक चबूतरे मैगी के ऊपर उल्टे कटोरी की आकृति का एक थुआ बनाया जाता है, जिसे अन्न भी कहते हैं। स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती है, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता है। इसे हर्मिका देवताओं का निवास स्थान होता था। हर्मिका के बीच में एक यष्टि लगाई जाती थी। यष्टि के ऊपर के सिरे पर 3 छत्र लगाए जाते थे। स्तूपों को चारों ओर से बाड़ अथवा दीवार में घेर दिया जाता था। इसे वेदिका कहते हैं। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा करने के लिए जो खाली स्थान होता है उसे
पद्र दक्षिणापथ कहा जाता था। कालांतर में वेदिका के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए। प्रवेश द्वार पर मेहराबदार तोरण बनाए जाते थे। इस प्रकार मेधी वेदिका अंड प्रदक्षिणा पथ, हर्मिका, यष्टि, तोरण आदि स्तूप वास्तु के प्रमुख अंग होते थे। मौर्य काल के पूर्व बुद्ध के शरीर धातु पर निर्मित कराए गए 8 स्तूपों में से केवल पिपरहवा स्तूपों के अवशेष ही प्राप्त होते हैं। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय आरंभ हुआ तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। बौद्ध परंपरा अशोक को 84,000 स्तूपों के निर्माण का श्रेय प्रदान करती है। 7वां शताब्दी ईस्वी के चीनी यात्री हैंसांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी आदि स्थानों पर इन स्तूपों को देखा है, परंतु दुर्भाग्यवश हमें नहीं मिले हैं। कई उसमें से नष्ट हो चुके हैं। प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप समूह प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक के समय करवाया गया था, जिन्हें परवर्ती शासकों ने परिवर्धित करवाया। नेक्स्ट है गुहा विहार। मौर्य काल में अशोक के समय पर्वत गुफाओं को काटकर तराशकर आवास गुफाओं का निर्माण हुआ। ये निर्माण इस काल में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। बिहार राज्य में गया से 31 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित बराबर एवं नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर 7 गुफा आवासों का निर्माण किया गया। इनमें से 4 गुहाएं बराबर पहाड़ियों में से वे 3 गुहाएं नागार्जुन पहाड़ियों में बनी हैं। इन गुहा आवासों का निर्माण अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ के समय आजीविक संप्रदायों के साधुओं के आवास के लिए करवाया गया। बच्चों, आप इसको क्लियर कर लेना कि स्तूप का क्या मीनिंग है और गुहा विहार का क्या मतलब है। इस प्रकार की पर्वत या शिलाखंड में काटकर बनाई गुहाओं के निर्माण की कला इस काल में पूर्णतः प्राप्त कर ली थी। इन गुहाओं की दीवारों एवं छतों पर ओपदार पॉलिश है। ये पॉलिश मौर्यकालीन वास्तु एवं मूर्तिकला की विशेषता है। अशोककालीन गुफाओं में बराबर की सुदामा की गुफा कर्ण चौपड़ नामक गुहा प्रसिद्ध है। निर्माण 19वें वर्ष में हुआ। सुदामा गुफा में 2 प्रकोष्ठ हैं। इसकी छत ढोलाकार है। प्रकोष्ठों की छतों एवं दीवारों की शीशे जैसी चमकदार पॉलिश उन्हें अशोककालीन घोषित करती है। तो यहाँ पे दिखा कि अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में कई सारी जो गुफाएं हैं उनका निर्माण हुआ। नागार्जुन पहाड़ी पर स्थित गुफाओं में गोपी, वहिक और वंथिका, इनमें गोपी सबसे विशाल है। ये तीनों गुफाएं दशरथ द्वारा बनाई गई थी। इसको आप नोट कर ले। उसके बाद है मौर्यकालीन कला में जो है वो है स्तंभ। और स्तंभ का जो प्रमुख है जो महत्वपूर्ण है वो सारनाथ का स्तंभ है, सांची का स्तंभ है। यह अद्वितीय है, अनुपम है उस समय की कला। इसके बारे में जितना हम कहें उतना ही कम है। तो यहाँ पर स्तंभ के बारे में हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। उससे पहले जो मैंने आपको मौर्यकालीन कला में जो पढ़ाया है उसमें जो राजप्रसाद है, चैत्य हैं, गुफाएं हैं मतलब वो, और इसमें से आप
जितने भी ये छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं उनको आप अच्छे से याद करेंगे और अपनी डायरी में लिखेंगे। धन्यवाद।